आइए आज हम इन दो प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सरल और आसान भाषा में जानने की कोशिश करते हैं और आशा करता हूं कि इन दो प्रश्नों के उत्तर को जानने के पश्चात कंपटीशन को लेकर के, कंपटीशन की तैयारी को लेकर के आपके मन में कोई भी जिज्ञासा या कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा, कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। इन दोनों ही प्रश्नों में आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपका जो पहला प्रश्न है कि रीट में सिलेक्शन की रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे हम तैयारी करें कि रीट के हम दोनों ही पेपर निकालते हैं, पहला प्रश्न। आपका दूसरा प्रश्न है कि 12th पास जो बंदा है, जिसने अभी अभी जो 12th की है, उस 12th पास बंदे की रणनीति क्या होनी चाहिए, उसे किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, उसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़नी चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे रुकना चाहिए या उसे कंटिन्यू तैयारी करनी चाहिए। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहां पर इस सेकेंड प्रश्न में मिल जाएंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि रीट में सिलेक्शन, और रीट में फर्स्ट लेवल की बात कर रहा हूं कि रीट जो फर्स्ट लेवल है उस फर्स्ट लेवल में सिलेक्शन किस प्रकार से करें। तो बेसिक सी जानकारी है कि रीट में आपके जो रीट फर्स्ट लेवल है उसमें आपके दो पेपर होते हैं। आपका एक फर्स्ट पेपर होगा और आपका एक सेकेंड पेपर होगा। आपका जो पहला पेपर होगा वो पहला पेपर आपको 150 नंबर का होगा और आपका जो दूसरा पेपर होगा ये आपका 300 नंबर का होगा। अब पहला पेपर जो कि क्वालिफाई पेपर है, इसके क्वालिफाई पेपर का मतलब होता है केवल इसको क्वालिफाई करना है, मतलब कम से कम 150 में से आपको 82 से ज्यादा नंबर लाने, कम से कम 82 से ज्यादा ही नंबर लेके आने। और यहां पर ये आपका सिलेक्शन वाला पेपर होता है, जो मोस्ट मुख्य पेपर या मेन पेपर जिसे कहते हैं। इस मेन पेपर में आपको 300 में से 200 से ज्यादा नंबर लेके आने, एवरेज मान के चलते हैं 200 से ज्यादा नंबर आपको लेके आने। तो आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाता है। दोनों पेपर के बाद आप बिल्कुल मास्टर बन जाते हो या आपकी नौकरी पक्की हो जाती है। अब यहां पर बात करते हैं कि सर जो पहला पेपर होता है उसमें 150 नंबर के कितने सब्जेक्ट आते हैं। तो आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं जो आपको 150 नंबर देके जाते हैं। देखना किस प्रकार से हम रणनीति बना रहे हैं, इसको समझना खाली एक बार, क्योंकि अगर आपने इस रणनीति को नहीं समझा, अगर आपने रीट की इस रणनीति को नहीं समझा तो रीट की जो पिछली रीट हुई थी, अभी जस्ट जो पिछली रीट हुई है, इस पिछली रीट में जो घायल शेर हैं, जो घायल बंदे हैं, जो बिल्कुल 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से रहे हैं, वो बंदे आपको बिल्कुल, जो आप फ्रेशमैन बंदे जो रीट की तैयारी करना चाहते हो वो आपको कतई नहीं आने देंगे। आपको रीट की वैकेंसी के, आपको रीट की तैयारी के आसपास तक नहीं आने देंगे। तो इसलिए आपको रीट की तैयारी को एक रणनीति के साथ करनी पड़ेगी। और एक सिलेक्शन की रणनीति क्या होती है, इस रणनीति को आप बिल्कुल आसान भाषा में समझिएगा। हमारा जो यहाँ पर जो पहला पेपर है, जो पहला सब्जेक्ट है, हम यहाँ पर मान के चलते हैं साइकोलॉजी। ये जो साइकोलॉजी है ये आपका 30 नंबर का होगा पहले पेपर में। दूसरा है आपका मैथ, गणित, ये भी आपका 30 नंबर का होगा, गणित और उसकी शिक्षण विधियां। अगला है आपका हिंदी, और हिंदी और उसकी शिक्षण विधियां, ये भी आपकी 30 नंबर की होगी। अगला है आपका संस्कृत। अब वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत लेता है या अंग्रेजी लेता है। तो संस्कृत और उसकी शिक्षण विधियां, ये भी आपके 30 नंबर की होगी। और एक होता है आपका पर्यावरण, ये पर्यावरण और उसकी शिक्षण विधियां, ये आपके 30 नंबर की होती है। तो टोटल मिलाकर जो होते हैं, ये टोटल मिलाकर आपके 150 नंबर होते हैं। और 150 में से आपको कैसे भी करके 82 से ज्यादा नंबर लेकर आने हैं। अब देखते हैं यहां से कि हम किस प्रकार से तैयारी करें कि हमारे 82 नंबर भी आ जाए और इस तैयारी में हमारे सेकंड पेपर की तैयारी भी हो जाए। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। साइकोलॉजी को इस प्रकार से पढ़ना कि ये जो साइकोलॉजी है ये आपको यहां तो आपको ये 30 नंबर दिला के जाए ही जाए, लेकिन यहां पर सेकंड पेपर में वापस से आपको ये 20 नंबर दिला के जाए। यानी कि यहां साइकोलॉजी को पहले पेपर में इस प्रकार से पढ़ना कि सेकंड पेपर में से पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े और आपको 20 नंबर मिल जाए बहुत आसानी से, केवल रिवीजन करके। जो मैथ्स है उसको 30 नंबर तो यहां आपको दिलाए ही दिलाए, लेकिन पढ़ना कुछ इस प्रकार से है कि आपको जो सेकंड पेपर जब होगा तो 15 नंबर वापस से यहां दिला के जाए। हिंदी को आप यहां पर कुछ ऐसे पढ़ना कि यहां तो 30 नंबर पहले पेपर में तो आए ही आए, लेकिन यहां पर 15 नंबर वापस से सेकंड पेपर में आपको दिला के जाए। अब अंग्रेजी जो होती है, यहां पर सेकंड पेपर में आपको संस्कृत नहीं आएगी, अंग्रेजी आएगी, और अंग्रेजी की शिक्षण विधियां ये आपके 15 नंबर की वापस से आएगी। और पर्यावरण जो है, ये पर्यावरण जो यहां पर आप पढ़ोगे फर्स्ट पेपर में, तो फर्स्ट पेपर में जो पर्यावरण है वो पर्यावरण आपको सेकंड पेपर में 30 नंबर दिला के जाएगी। अब एक मोटा मोटा आंकड़ा जो लगा के चलते हैं तो कम से कम 100 के आसपास, 90 से 100 के आसपास,
मतलब 90 से 100 के आसपास जो आपका जो 90 से 100 के आसपास का जो सेकंड पेपर है उसमें इतना कवर तो आपका इस पेपर में ही हो जाएगा। मतलब आप जब फर्स्ट पेपर की तैयारी करते हो तो फर्स्ट पेपर की तैयारी में उन टॉपिक पर विशेष फोकस कीजिएगा, उन सब्जेक्ट पर विशेष फोकस कीजिएगा जो कि वापस से आपको सेकंड पेपर में दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपकी संस्कृत जो होती है वो सेकंड पेपर में नहीं मिलेगी आपको देखने को, तो संस्कृत पर थोड़ा सा कम फोकस कीजिएगा। ऐसे के ऐसे कि सर सेकंड पेपर में हमने फर्स्ट पेपर की तैयारी इस प्रकार से करी कि सेकंड पेपर में हमारे 100 नंबर तो कम से कम कंफर्म हो गए, 100 नंबर तो इस तैयारी से आ गए। अब 100 और कैसे, 100 से ज्यादा नंबर हम और कैसे कवर करें, या फिर बाकी के 200 नंबर और हम कैसे कवर करें, क्योंकि 300 नंबर का पेपर है। तो बाकी का जो आपका समय है वो राजस्थान जीके को पढ़ने में निकलेगा कि सर राजस्थान जीके में क्या आता है। राजस्थान की आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान की आपको जियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान की पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, शैक्षणिक परिदृश्य पढ़ना पड़ेगा, शैक्षणिक परिदृश्य पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको नए नए सब्जेक्ट हैं। आपको यहां पर कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्ट और अतिरिक्त आपको यहां से पढ़ने पड़ेंगे। तो ये जो बाकी के सब्जेक्ट हैं ये वापस से आपके ये नंबर, ये जो 300 नंबर है, देखो 100 नंबर तो हमने यहां से ही कवर कर लिए थे। मतलब पहले पेपर की तैयारी इस प्रकार से करी थी कि हमने पहले पेपर तो क्वालिफाई किया ही किया, लेकिन साथ में हमने सेकंड पेपर के 100 नंबर यहां से 300 में से 100 नंबर की और यहां से इतनी कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ 300 में से 100 नंबर तो आ ही जाएंगे। बात को समझो आप। अब बाकी के नंबर जो कवर करने हैं आपको, क्योंकि 300 है, अभी तो 100 ही तो कवर हुए, बाकी और भी तो कवर करने हैं, तो बाकी और हम यहां पर कवर करेंगे। तो अपनी रणनीति केवल इतनी सी है कि पहले, सबसे पहले आपको पहले पेपर पर ध्यान देना है। पहले पेपर पर ऐसे ध्यान देना है कि पहले पेपर में 82 नंबर से ज्यादा तो आए ही आए, तो ही आप क्वालिफाई होंगे। लेकिन सेकंड पेपर में, मतलब पहले पेपर की तैयारी से सेकंड पेपर में आपके इतने नंबर यानी कि 90 से 100 के आसपास नंबर पहला पेपर ही आपको कवर करवा के जाए। अगर इतने नंबर हम पहले से कवर कर लेते हैं तो जब हमारे सामने जब सेकंड पेपर होता है, पहला पेपर पार करने के बाद जब सेकंड पेपर हमारे सामने होता है तो हमें इतनी मुश्किलात नहीं सामना करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाले जो सब्जेक्ट हैं जो हमने पहले पेपर में पढ़ लिए हैं, ये वाले सब्जेक्ट, ये वाले सब्जेक्ट, ये वाले सब्जेक्ट, ये इनमें से कुछ भाग, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर कुछ भाग, जैसे कि यहां से हमारे पास इसकी शिक्षण विधियों का कुछ भाग, ऐसे कुछ भाग है हमारे पास जो यहां पर अपन ने पढ़ लिए, पहले पेपर में पढ़ लिए। साइंस का कुछ भाग, कुछ पोर्शन, ये पोर्शन हमें वापस से सेकंड पेपर में देखने की आवश्यकता ना पड़े, केवल रिवीजन मात्र की आवश्यकता पड़े। और इसमें मैथ्स पर भी आपको विशेष फोकस रखना है यहां पर, ताकि 15 नंबर वापस आपको यहां देकर जाए। हिंदी पर विशेष फोकस रखना है, 15 नंबर यहां फिर सेकंड पेपर में देकर जाएगी आपको। यहां पर पर्यावरण पर भी फोकस रखना है, साइकोलॉजी पर बहुत विशेष फोकस रखना है, क्योंकि यहां पर फिर वापस से आपको 20 नंबर देके जाएगी साइकोलॉजी। अब यहां पर ये हमारे पास रीट की एक सटीक रणनीति होती है कि इस प्रकार से पहला पेपर तैयार करो कि साथ साथ में सेकंड पेपर भी तैयार हो जाए। तो ये आपका पहले पेपर यानी कि रीट में सिलेक्शन की रणनीति क्या होनी चाहिए, ये हमने यहां से इसको जान लिया है। करंट अफेयर पर आपको विशेष फोकस रखना है, करंट अफेयर पर, यहां पर ये सेकंड पेपर। तो ये तो हमने केवल पहले पेपर की रणनीति को जाना है कि पहले पेपर की रणनीति से कैसे हम सेकंड पेपर की रणनीति को भी समझ गए हैं। मतलब पहले पेपर की तैयारी करते करते कब हम सेकंड पेपर की तैयारी में कितने नजदीक पहुंच गए हैं, ये हमने इस रणनीति में जाना है। अब हम समझते हैं कि 12th पास बच्चे की रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे कंफ्यूजन जो बच्चा है आज के कंपटीशन में, सबसे कंफ्यूज जो बंदा है, सबसे कंफ्यूज जो रहता है वो 12th पास बच्चा रहता है। उसको सही गाइडेंस मिल ही नहीं पाता है कि हम क्या करें, हम कैसे करें, हम क्यों करें, उसको कुछ पता ही नहीं चल पाता है। ना तो उसे उसका उद्देश्य पता है कि हमें क्या करना चाहिए, ना उसे किसी का सिलेबस पता है, मतलब ना तो उसमें परिपक्वता है, ना उसमें अनुभव है, और गाइडेंस भी सही नहीं मिल पा रहा है। तो आज का सबसे कंफ्यूज बच्चा है वो 12th पास बच्चा है, सबसे कंफ्यूज बच्चा है कि क्या करें, क्या हमारा कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कई सारे प्रश्न, कई सारे द्वंद्व 12th पास वाले बच्चे के माइंड में चलते रहते हैं। तो आज हम इस 12th पास बच्चे की रणनीति को समझते हैं कि 12th पास बच्चे की क्या रणनीति होनी चाहिए। देखना, हमारे पास जो 12th पास जो बच्चा है, अब 12th पास बच्चे हमारे पास दो प्रकार के बच्चे हैं। एक तो 12th पास वो बच्चे, देखो 12th पास में सारे ही आ गए हैं, इसमें साइंस वाले भी आ गए, इसमें मैथ्स वाले भी आ गए, आर्ट्स वाले भी आ गए, इसमें सारे ही आ गए। तो एक तो हमारे पास वो बच्चे हैं जिनका बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाएगा,
और एक वो बच्चे जिनका बीएसटीसी में सिलेक्शन नहीं होगा या जिन्होंने बीएसटीसी का पेपर नहीं दिया, ये लीजिए। अब पहले इनकी बात करते हैं कि वो बच्चे जिनका बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाएगा, जिनके 350 से ऊपर नंबर है, जिनका बीएसटीसी में सिलेक्शन होने की संभावनाएं हैं, उन बच्चों को काय की तैयारी करनी चाहिए। और जिन्होंने बीएसटीसी का पेपर नहीं दिया या जिनका बीएसटीसी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनको किस चीज की तैयारी करनी चाहिए? इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हम जानते हैं। समझना बात को। हमारे पास जिनका बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाता है, देखना पहली बात तो इनका सबका कॉमन आंसर है, जिनका बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाता है उनको भी करनी है सीईटी की तैयारी। समझना बात को। और जिनका बीएसटीसी में सिलेक्शन नहीं होता है, जिन्होंने पेपर नहीं दिया, उनको भी करनी है सीईटी की तैयारी। अब यहां से एक प्रश्न इनके मन में जरूर आएगा कि सर जब हमारा बीएसटीसी में सिलेक्शन हो रहा है तो हम रीट की तैयारी करेंगे ना, हम सीईटी की तैयारी क्यों करेंगे? हमें रीट की तैयारी की कहिए, हमें सीईटी की तैयारी की मत कहिए। तो मैं इसके सीईटी की तैयारी करने के आपको दो फायदे बताता हूं। जब बीएसटीसी जो क्वालिफाई बंदे हैं वो अगर सीईटी की तैयारी करते हैं तो सीईटी की तैयारी करते करते देखना पहला फायदा क्या है और इसका दूसरा फायदा क्या है। पहला फायदा तो यह है कि सीईटी की तैयारी अगर जी जान लगाकर मन लगाकर अगर आप करते हो तो सीईटी की तैयारी से आपकी जो अपनी रीट की बात करी है, रीट फर्स्ट लेवल की जो आपने बात करी है, तो रीट फर्स्ट लेवल का आप लगभग 75% हिस्सा सीईटी की तैयारी से कवर कर लोगे। यानी बात को समझना, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि सीईटी की तैयारी करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने रीट का 75% हिस्सा कवर कर लिया है। जब भी रीट की वैकेंसी आएगी तब आप साइकोलॉजी पढ़ लेना, तब आप शिक्षण विधियां पढ़ लेना, तब आप शैक्षणिक परिदृश्य पढ़ लेना, ये वाली चीजें आप तब पढ़ लेना। यानी कि बाकी का हिस्सा जो है वो उस समय आप पढ़ लेना। यानी कि सीईटी की तैयारी करते करते रीट का 75% हिस्सा, रीट के सिलेबस का 75% भाग आपने यहां पर कवर कर चुके होंगे, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है? मान ले जाए कि रीट की वैकेंसी, क्योंकि ये वाली जो रीट आने वाली है जस्ट, ये वाली तो आप दोगे नहीं, जाहिर सी बात है। इसके बाद की जो रीट है वही आप दोगे। तो अब आपको नहीं पता कि इसके बाद यानी कि ये जो रीट आएगी 24-25 वाली, इसके बाद रीट कब आएगी ये आपको नहीं पता। तो आपको सीईटी की तैयारी से दूसरा फायदा ये मिलेगा कि आपको सारे कंपटीशन एग्जाम की नॉलेज हो जाएगी। अब सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए एक परिपक्वता आ जाएगी। जैसे आप एलडीसी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे तो सीईटी में अच्छे नंबर है, तो आप पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और इसके साथ साथ एलडीसी और पुलिस कांस्टेबल तो है ही सही, लेकिन सीईटी का सिलेबस इतना बढ़िया और इतना शानदार सिलेबस है कि इस सिलेबस में आप में एक बहुत ही अच्छी तरह की परिपक्वता आ जाएगी। और इस परिपक्वता से आप पटवार की एग्जाम हो, आप ग्राम सेवक की एग्जाम हो, आप वनपाल की एग्जाम हो, वन रक्षक की एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, एसएससी जीडी, ऐसे कई सारे, रेलवे ग्रुप डी, ऐसे कई सारे एग्जाम हैं जिनको आप इस सीईटी की बदौलत, इस सीईटी की तैयारी की बदौलत या इस सीईटी की तैयारी से उन एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन सीईटी की तैयारी एक सही ढंग से और एक सही रणनीति से होनी चाहिए। अगर ऐसे आप तैयारी करते हो तो कई सारे एग्जाम, लगभग 17 से 18 एग्जाम जो है वो सीईटी की तैयारी किसके बल पर आप उन एग्जाम को निकाल सकते हो। अब यहां देखना कि सर जिनका पेपर नहीं दिया था या जिनका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ बीएसटीसी में, उन्हें भी सीईटी की तैयारी क्यों करनी चाहिए? उनके लिए तो सबसे पहला, सबसे बढ़िया, सबसे शानदार ऑप्शन ही सीईटी है। मतलब इसके अलावा उसे कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, उसके अलावा उसको कोई विकल्प ढूंढना ही नहीं चाहिए कि कुछ तैयारी करूं। कि सर क्यों? क्योंकि सीईटी की तैयारी में उसको सारे एग्जाम की, क्योंकि सीईटी की जब वो सही ढंग से मन लगा के, जी जान लगा के सारे सिलेबस को, 100% सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेगा, तो उसकी इस सीईटी की तैयारी से सारे कंपटीशन एग्जाम की नॉलेज उसकी हो जाएगी। अब बंदे के ऊपर होता है कि वो सीईटी की तैयारी के बाद एलडीसी की तैयारी करेगा, या वो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करेगा, या वो वनपाल की तैयारी करेगा, या वो वन रक्षक की तैयारी करेगा, एमपी पुलिस की करेगा, दिल्ली पुलिस की करेगा, यूपी पुलिस की करेगा, एसएससी जीडी की करेगा। वो किसकी तैयारी करना चाहता है? पटवार की, ग्राम सेवक की, बीएसटीसी की नहीं हुआ है ना तो अगले साल वापस से बीएसटीसी की, क्योंकि ये भी आपकी ये जो तैयारी है बीएसटीसी, ये भी वापस इस सीईटी की तैयारी में ही आपकी ये तैयारी भी हो जाएगी। और अगर कुछ बंदे ऐसे सोचते हैं
बात को समझना, कुछ लड़के ऐसा सोचते हैं कि हम तो जो बीएसटीसी की तैयारी है, बात को समझना, हमने बीएसटीसी की तैयारी की थी, हमारा नंबर नहीं आया, हम तो वापस से अगले साल बीएसटीसी की तैयारी ही करेंगे और निकाल देंगे। तो उनका सोचना गलत होता है, उनका सोचना यहां पर गलत है। क्योंकि आप ऐसा मत सोचो कि केवल मैं उसी टाइम पर 2 महीने वापस से बीएसटीसी की तैयारी करूंगा या करूंगी और बीएसटीसी को निकाल दूंगी, नहीं। हाँ, 12th पास के लिए बीएसटीसी सबसे पहला एग्जाम होता है, सबसे आसान एग्जाम नहीं होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। एक अच्छा लेवल रहता है बीएसटीसी का, रीट का पेपर उठा के देख लीजिएगा और बीएसटीसी का पेपर उठा के देख लीजिएगा, लेवल आपको पता चल जाएगा। बहुत अच्छा और शानदार लेवल रहता है बीएसटीसी का। अब बात करते हैं कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हम तो सर बीएसटीसी पर ही फोकस करेंगे, हमारे सीटी बीटी से कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो, जीवन में छोटे छोटे टारगेट आपको रखने होते हैं, ये छोटे छोटे टारगेट ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। क्योंकि सारे के सारे कंपटीशन एक दूसरे से मिले हुए हैं। हमारे माइंड को अगर टारगेट नहीं मिलेगा या हमारे माइंड को टारगेट इतना दूर, आपने 1 साल बाद का टारगेट दिया है अपने माइंड को कि हम अगली बीएसटीसी की तैयारी करेंगे, इतना दूर अगर आप टारगेट दोगे अपने माइंड को, तो आपका माइंड इतना एक्टिवेट होकर, इतना सक्रिय होकर काम नहीं करेगा। इसलिए अपने माइंड को छोटे छोटे टारगेट दो, उसको सीईटी का टारगेट दो, सीईटी के बाद 1 1 ऐसे जो भी एग्जाम सामने है उसके टारगेट दो आप उसको, तो आप आराम से सीईटी की तैयारी करोगे तो आराम से बीएसटीसी तो अपने आप निकल ही जाएगा। कि सर हम बीएसटीसी की करेंगे तो बीएसटीसी क्यों नहीं निकलेगा? अरे तो भी निकल जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए राजस्थान जीके नया पढ़ना पड़ेगा, उसको अभी से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आपके माइंड में वो क्लियर होगा, वरना वो इतना आसानी से आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। कि आप अचानक से बीएसटीसी की कर रहे हो और वापस से फिर अगले साल फिर रह गए, तो ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए रिस्क नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना कि हम अगले साल ही करेंगे 2 महीने 3 महीने और बीएसटीसी निकाल देंगे, ऐसा रिस्क नहीं लेना। अभी से तैयारी करो, अभी से तैयारी करो, इस तैयारी के बल पर आप आराम से बीएसटीसी निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। और इस तैयारी के बल पर केवल बीएसटीसी ही क्यों, आप ऐसे कई सारे एग्जाम इसके बल पर निकाल सकते हो, सीईटी की तैयारी के बल पर ऐसे कई सारे एग्जाम आप निकाल सकते हो। तो आशा करता हूं कि आपको ये दोनों ही प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे और आपके सारे ही प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे के मन में कोई प्रश्न रह जाता है किस तरह में, तो मैं आपको आपका बड़ा भाई समझकर आप मुझे बताइए, मैं आपको एक सही गाइडेंस दूंगा, सही सलाह दूंगा। आप कोचिंग सेंटर पे आकर के आप इन बातों को पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा, आराम से बैठ करके इन बातों को समझाऊंगा। धन्यवाद।